संसार में कुछ कृतियां ऐसी होती हैं जो सर्वसाधारण में आवश्यकता से अधिक चर्चा का विषय बनाती हैं और उनकी प्रासंगिकता सदा सर्वदा बनी रहती है। व्लादिमीर नाबोकोव के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास ललिता के बारे में भी यही कहा जा सकता है। इस उपन्यास ने संसार के हर कोने में शोहरत की बुलंदियों को छुआ। जिस जिस देश में इसका प्रकाशन हुआ, वहां के तथाकथित समाज सुधारकों ने नाक बहु सिकोड़े इसके प्रकाशन पर तीखी टिप्पणियां की। अदालती मुकदमे में इसे फंसाया। पर जितनी ही इस उपन्यास की आलोचना हुई, उतनी ही इसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। जहां जहां इस पर मुकदमे चले, वहां के विद्वान न्यायाधीशों ने इस बात को पाया कि इसमें अश्लीलता जैसी कोई ऐसी बात नहीं जिसे लेकर उपन्यास प्रकाशन पर पाबंदी लगाई जा सके। भारत की भूमि पर भी यह कानूनी कार्रवाई से मुक्त ना हो पाया। मुकदमा चला और बरी हुआ। इस कड़ी में यह बात कहनी भी आवश्यक है कि आज दुनिया की ऐसी कोई भी संपन्न भाषा नहीं जिसमें यह उपन्यास अनुदित होकर प्रकाशन की बुलंदियों पर ना पहुंचा हो। सेक्स की परिभाषा क्या है? शील अश्लीलता के दायरे में किसे रखा जाए, किसे छूट दी जाए, इस विषय पर बहस वर्षों से चली आ रही है और आगे भी वर्षों तक चलती रहेगी। संसार की प्रगति और सभ्यता जितनी आगे बढ़ती जाएगी, अश्लीलता का दायरा बढ़ता जाएगा। 20-25 साल पहले भारतीय रजत पट पर नायक और नायिका के आलिंगन को भी अश्लील माना जाता था। अब आलिंगन तो आलिंगन, चुंबन दृश्य आम बात मानी जाने लगी है। फिल्म की बात आई तो यह बताना भी प्रासंगिक है कि अभी हाल में ही ललिता पर फिल्म बनी तो एक बार फिर यूरोपीय समाज जगत के सुधारवादियों ने फिल्म पर घोर आपत्ति उठाते हुए कहा कि एक 12-13 वर्षीय फिल्म की नायिका की यौन क्रीड़ा और भावनाओं को फिल्मी पर्दे पर उजागर करना न्याय संगत नहीं। इस विषय को लेकर हर तरफ आवाज उठी और फिल्म ललिता उपन्यास की तरह एक बार फिर विवादों के घेरे में फंस गई। उपन्यास की नायिका ललिता का चरित्र ही हमेशा विवाद का विषय रहा। उपन्यास की नायिका ललिता, जिसकी उम्र 12-13 वर्ष की है, वह चंचल स्वभाव की शोखी में भद्दी अल्पवयस्क लड़की है। वह उपन्यास के नायक हम्बर्ट के संपर्क में आती है, जो प्रोफेसर है, जिसका समाज में मान सम्मान है, जिसे पैतृक रूप से इतना धन मिला है कि आयु पर्यंत कुछ किए बगैर भी ठाट बाट की जिंदगी गुजार सकता है, जिसकी यौन तृष्णा बचपन से अधूरी रह गई है। ललिता को एक नजर देखते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसकी वर्षों से सोई अतृप्त यौनेच्छा एकदम से जागृत हो जाती है। ललिता की ओर झुकता चला जाता है। उसको पाने के लिए उसकी विधवा मां से विवाह कर लेता है। ललिता की मां शार्लेट संयोग से कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। हम्बर्ट और ललिता को आजाद जिंदगी जीने का पूरा मौका मिल जाता है। हम्बर्ट ललिता को लेकर एक शहर से दूसरे शहर के लिए पलायन करने लगता है। वह ऐसी जगह की तलाश में है जहां उसकी और ललिता की उम्र के फर्क को देखते हुए लोगों की शकभरी निगाहें न पहुंच सकें। अपनी शौक पूर्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है। दुखद पहलू यह आता है कि ललिता एक दिन गायब होकर एक हम उम्र युवक की जिंदगी में पहुंच जाती है। अपनी जिंदगी से ललिता को दूर करने का जिम्मेदार क्विलिटी नामक अधेड़ फिल्मी जीवन में लगे व्यक्ति को मानकर हम्बर्ट उसे गोली मार देता है और कानून का मुल्जिम बन जाता है। मुकदमे की कार्यवाही के दौरान आत्मकथा के रूप में हम्बर्ट अपनी और ललिता की कहानी जूरी के सामने लाता है। उपन्यास पढ़कर आप फैसला करें कि हम्बर्ट दोषी है या नहीं। आप यह भी निर्णय लें कि उपन्यास अश्लील है या मनोवैज्ञानिक ताने बाने में पिरोया हुआ है। आपका निर्णय शायद उपन्यास के नायक हम्बर्ट को राहत दे सके। ज्यूरी के गणमान्य सदस्यों और उपस्थित सज्जनों, आज मैं आपके सम्मुख मुल्जिम की हैसियत से खड़ा हूं। केस की कार्यवाही आपके सामने है। आपने इस केस के बाबत समाचार पत्रों में काफी कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस केस के बाबत आप मेरे मुख से हकीकत सुन लें तो ज्यादा बेहतर हो। मेरी बातें सुनकर आपको अपना निर्णय सुनाने में कहीं अधिक सुविधा हो सकती है।
मैं जिसकी कहानी आपके सम्मुख दोहराने जा रहा हूं उसका नाम है ललिता। ललिता, ललिता। जिस तरह खिले बसंत के स्मरण मात्र से श्वासों में एक मधुर सुबास सी घुलती चली जाती है, उसी तरह उसकी यह हल्की स्मृति मस्तिष्क में कौंधते ही मेरी सांसें महक उठती हैं। स्मृति गहराते ही सांसों में मादकता का ऊष्मीय उछाल सा आ जाता है। मैं सुखद आनंद की विचित्रानुभूति में गोते लगाता चला जाता हूं। जी हाँ, मैं ललिता के बारे में बता रहा हूं। वही ललिता जिसे उसकी माँ प्यार से लो कहती थी। उसके जानने वाले लोला और स्थूल में वह डॉली थी, लेकिन वह मेरी बाहों में सदा ललिता रही। एक लड़की जो प्यार की गर्मी पाकर खिली और खुरदरे स्पर्शों की लहूलुहान आंच में झुलस गई। वह मेरी श्वासों में गहराई में समाई हुई है। उसे मैं अपनी बाहों में भरता था तो ऐसा महसूस होता था जैसे स्वर्ग का समस्त सुख सिमट कर मेरी बाहों में आ गया है। जब मैं उससे अलग होता था तब भी वह मेरी यादों के दायरे से दूर ना होती थी। उसका खूबसूरत चेहरा, उसकी चंचल अल्हड़ता और उसका मादक स्पर्श निरंतर मेरे जहन में चकराया करता था और मैं उसमें डूबते उतारते रोमांचित होता रहता था। मैं उसका दीवाना था, पुजारी था। जब वह मेरी बाहों में आकर समा जाती थी तो केवल ललिता होती थी। ललिता। मैं उसे अपनी जिंदगी कहूं या अपने बिखरे हुए प्यार का संसार या प्यार का अमर गीत जो मेरी जिंदगी में आकर मुझे बरसों के लिए महका गया था। मैं उससे अलग होते हुए भी उससे अलग ना होता था। ललिता की यादों की राख में दबी हुई चिंगारियां अब भी मेरे शरीर में आग लगा रही हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा सब कुछ जल रहा है। मैं आपके सम्मुख एक प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि एक अपराधी, एक हत्यारे, एक खूनी के रूप में खड़ा हूं। मगर मैं बार बार सोचता हूं कि क्या मैं खूनी हूं? इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप फैसला देने से पहले मेरी कहानी के बारे में, मेरे बारे में अच्छी तरह से जान लें। अपनी कहानी, अपनी ललिता की कहानी आप लोगों के सामने दोहराने का मेरा अभिप्राय इतना ही है कि आप लोगों के मस्तिष्क में जमी धुंध की सच्चाई को इस पावन किरण से मैं दूर करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सब कुछ जानने के बाद मेरी खूनी व हत्यारे की स्पष्ट छवि में अधिक नहीं तो आंशिक रूप से सुधार आ जाए। मैं जब जब पूर्व स्थिति पर गहराई से विचार करता हूं तब स्वयं पर आश्चर्य होता है। मैं बरबस स्वयं से बुदबुदा उठता हूं कि क्या मैं सचमुच खूनी हूं? मैं कितना गलत हूं, कितना सही, इस बात को सोचना मेरा नहीं वरन आप लोगों का काम है। स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार मैं 1910 में पैदा हुआ। माँ के अनुसार जिस समय मेरा जन्म हुआ वे पेरिस में थी। माँ की स्पष्ट याद तो मुझे नहीं, किंतु अपने खुश मिजाज पिता की तस्वीर अपने जहन में जरूर सुरक्षित कर रखी है। मेरे पिता एक हंसमुख, मिलनसार और मितभाषी व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर फैली आभा में सौम्यता आज भी मेरे मानस पटल पर उभरती है। उनके व्यवहार की मृदुलता का स्मरण होते ही मैं आज भी तरल हो उठता हूँ। हमारे पूर्वज पहले शराब फिर जवारात का कारोबार किया करते थे, किंतु बाद में सिल्क का व्यवसाय आरंभ किया। मेरे पिता कुछ अलग ही किस्म के इंसान थे। उन्हें अपना खानदानी व्यवसाय पसंद न आया। उन्होंने टिबेरिया के निकट एक शानदार होटल का निर्माण किया। आज भी जब मैं होटल के संबंध में सोचता हूं तो मेरे मस्तिष्क में दूधिया रोशनी में नहाई पीत वर्ण की दीवारें नर्म आरामदेह कालीन कौंधने लगते हैं। बुलंद साफ सुथरे कंगूरों की प्रतिछाया मस्तिष्क में उभरती है और मैं पुलकित हो उठता हूँ। वैसे बुलंद इमारत टिबेरिया में कहीं अन्यत्र हो याद नहीं पड़ता। वह आकाश से बातें करती सफेद बिल्डिंग पूरे शहर में अपने किस्म की एक ही इमारत थी। मुझे वह साफ सुथरा और सुंदर होटल बहुत पसंद था। उसके कमरों की सजावट देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठता था। कुल मिलाकर स्वयं को जमाने के रंग में परिवर्तित करने हेतु पिता द्वारा किया गया प्रयास मुझे बेहद पसंद आया था। मैं यदा कदा होटल के भीतरी भाग में घूमता टहलता। होटल के कर्मचारियों के हाथ अभिवादन की मुद्रा में उठते और मैं
मालिक का पुत्र होने के नाते सबके अभिवादन स्वीकार करता आगे बढ़ता जाता। मेरी माँ बहुत सुंदर थी। परिचित व सगे संबंधी सभी माँ के रूप लावण्य की प्रशंसा दिल खोल कर किया करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो मेरी उम्र मात्र 3 साल थी। मेरे मातृविहीन होते ही मेरी देखरेख के लिए मेरी मौसी हमारे यहाँ चली आई और लगभग वहीं की होकर रह गई। मेरे पिता मुझसे बड़ा स्नेह रखते थे। वे मेरे भविष्य के प्रति पूर्णतः सजग थे। कभी कभी वे प्रसन्न मुद्रा में जब ये कहते कि वह जो कुछ कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, तो मेरा मन मयूर सा नाच उठता। माँ की मृत्यु के 2 साल बाद मुझे स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। शिक्षक वर्ग मुझसे खुश व संतुष्ट था, क्योंकि मैं अपनी क्लास का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी तो नहीं, किंतु मेरी गणना तीक्ष्ण बुद्धि के विद्यार्थियों में जरूर होती थी। मेरा मन पढ़ाई में लगता भी खूब था। कुल मिलाकर मेरे दिन खुशगवार बीत रहे थे। मैं अपने आप में मस्त व व्यस्त था। उन्हीं दिनों के दरमियान अन्ना मेरे जीवन में आई। वह हमारे पड़ोस में रहती थी और मेरे स्कूल में साथ ही पढ़ती थी। हम दोनों को क्लास फेलो होने का सौभाग्य तो न मिल सका, क्योंकि वह मुझसे एक क्लास पीछे थी, किंतु हाँ, हम एक दूसरे की ओर मित्रभाव से जरूर खिंचे। जबकि अन्ना की बदसूरत माँ और गंजे थुलथुल बाप से मुझे सख्त कोफ्त होती थी। ऐसा क्यों हुआ? इससे हम अनजान ही थे। हम दोनों सर्वप्रथम समुद्र तट पर मिले। उस समय हम दोनों रेत के घरौंदे बना रहे थे। कई दिनों तक तो मैंने उसकी ओर ध्यान न दिया, किंतु जब मैंने महसूस किया कि हम दोनों की पसंद लगभग एक सी है, तो मुझे पसंद आता था। प्राय अन्ना उसे बाखुशी स्वीकार कर लेती थी। पसंद अर्थात रुचियों का एक होना दोस्ती को प्रगाढ़ करता है और वैचारिक टकराव दोस्ती में दरार पैदा करता है। कदाचित यही कारण था कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि उसकी महत्वाकांक्षा एशिया के किसी निकटतम देश में नौकरी की है। मुझे उसकी पसंद अच्छी लगी। मैं स्वयं बड़ा होकर एशियाई देशों में एक दूसरे के प्रति बुनी जा रही साजिशों को बेनकाब करने वाला डिटेक्टिव बनने का ख्वाहिशमंद था। उपलब्ध वातावरण ही बच्चे के चरित्र का निर्माता होता है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मैं सर्वप्रथम उस वातावरण की चर्चा करना उचित समझूंगा जिसमें हम दोनों परवरिश पा रहे थे। इससे आप लोगों को मेरा कथ्य समझने में आसानी ही होगी। जैसा कि मैंने बताया कि माँ की मृत्यु के बाद मेरी मौसी ने मेरे घर डेरा जमा लिया था। उनके सामने पड़ते ही मेरे जहन को झटका सा लगता और मानस पटल पर माँ की धुंधली तस्वीर उभर आती। ऐसा कदाचित इसलिए होता था क्योंकि मौसी का चेहरा काफी हद तक मेरी माँ से मिलता था। मैं सोचता था कि मेरी माँ ईश्वर के यहाँ क्यों चली गई। क्या इसमें उनकी इच्छा शामिल थी, या फिर ईश्वर ही इतना क्रूर था कि उसने जबरन माँ को बुला लिया? लेकिन ऐसा कैसे संभव है? मैंने सुन रखा था कि ईश्वर बड़ा दयालु होता है। नन्हे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न जन्म लेते और अनसुलझे ही रह जाते। उस समय मैं नियति की क्रूर विडंबना से अपरिचित ही था, इसलिए ऐसी सोचों का क्रम बनना स्वाभाविक था। मुझे याद आता तो वो पल जब मुझे माँ के ईश्वरीय सत्ता के अधीन होने का समाचार मिला था। कितना कितना रोया था मैं। इस प्रकार से मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। इसीलिए मेरे रोने का क्रम कब तक चला याद नहीं पड़ता। उसी समय साइविल नाम की मेरी मौसी का आगमन हुआ। वे मेरी माँ से बड़ी थीं। उन्होंने मेरे दिल में रिक्त माँ के अभाव की पूर्ति करने की हर संभव चेष्टा की। उनका प्रयास काफी हद तक कामयाब भी रहा। गुजरते वक्त के साथ साथ मेरे मानस पटल में मौजूद माँ की तस्वीर धुंधलाने लगी। वक्त का मरहम अपना काम कर रहा था। समय गुजरता रहा। मेरी उम्र बढ़ते बढ़ते उस स्थान तक आ पहुंची जहां बालक का विवेक काफी हद तक सोचने समझने की शक्ति विकसित कर लिया करता है। मैंने कई बार अपने पिता व मौसी को एक दूसरे के निकट देखा था। वे दोनों अक्सर एक दूसरे से हंसते बोलते व चुहले करते रहते थे। मुझे आश्चर्य होता, क्योंकि उनके व्यवहार में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता था, ठीक वैसा जैसे कि किसी पति पत्नी में होता है। मुझे यह सब भी विचित्र सा लगता, किंतु वे दोनों मेरी उपस्थिति के प्रति लापरवाही रहते।
मैं इस अवसर को चूकता भी नहीं था और चोरी छुपे उनकी अद्भुत क्रियाकलापों को देखता रहता था। मुझे इसमें विचित्र से आनंद की अनुभूति होती और ये सब देखना अच्छा लगता। वक्त थोड़ा और बीता और मेरा विवेक कुछ और परिपक्व हुआ। फिर एक दिन सहसा मैंने उनकी प्रेम पूर्ण वार्ता सुनी। तत्पश्चात ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके मध्य शारीरिक दूरियां भी मिट गई हों। मैंने उन्हें एक दूसरे के काफी करीब महसूस किया। बच्चों की उपस्थिति की उपेक्षा करके एक दूसरे के प्रेम में डूब जाने वालों को शायद ये नहीं मालूम होता कि उस समय उस बच्चे पर क्या बीतती है जब वह उन्हें एक दूसरे के अधरों से अधर चिपकाए आलिंगनबद्ध बैठे देखता है। मुझे उस वक्त अपने दिल में कोई फांस भी चुभती हुई महसूस हुई थी। फिलहाल उस समय तक गहराई से सोच पाने की क्षमता मुझ में विकसित न हुई थी। तभी मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया गया। कदाचित उन्हें वो स्वतंत्रता ना मिल पा रही थी जिसके वे आकांक्षी थे, इसलिए उन्होंने मुझे रास्ते का बाधक समझते हुए वहां से हटा दिया था। स्कूल पहुंचकर मैं किताबों की दुनिया में खो गया। बीता वक्त व किताबों की मैत्री मेरे दिल पर मरहम का काम कर रही थी। मेरे दिल पर छाई दुख की गर्द काफी हद तक साफ हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि माँ को मैं बिल्कुल भूल गया था। नहीं, एकांत मिलते ही माँ की याद टीस बनकर दिल को छेदने लगती थी। कदाचित स्वाभाविक भी था। कोई बच्चा संसार को भूल सकता है किंतु अपनी माँ को नहीं। माँ के पश्चात मेरे मानस पटल पर मेरी मौसी का चेहरा उभरता और फिर एकाएक उन दोनों के चेहरों के मध्य मेरे पिता का चेहरा उभर आता, हंसता मुस्कुराता सौम्य चेहरा। तीनों चेहरे आपस में गड्ढमड्ढ होने लगते। तत्पश्चात माँ का चेहरा धुंधला जाता और बचता केवल मौसी व पिताजी का चेहरा। मेरे अपने दिल में कांटा सा चुभता। मुझे अच्छी तरह याद था जब मेरी माँ जिंदा थी तो मेरे पिता उसे चंद्रमुखी करार देते और उसकी सुंदरता की शान में कसीदे पढ़ने से बाज न आते। मेरी माँ थी भी बहुत सुंदर, भोली व शांत स्वभाव की। मेरे पिता उसकी सुंदरता के साथ साथ उसके भोलेपन पर रीझ रीझ उठते थे। वही पिता अब मेरी उसी माँ को भूलकर मेरी मौसी पर रीझ रहे थे। माँ के स्वर्गवास के पश्चात उनका किसी दूसरी औरत में गुम हो जाना मुझे उदास कर गया था। वे अब भी सामने मौजूद औरत की तुलना चांद से किया करते थे, किंतु वो औरत मेरी माँ न थी। वे अब भी किसी औरत पर रीझते थे, किंतु उस औरत का व्यक्तित्व मेरी माँ से कोसों दूर था। यह व्यथा मुझ पर भारी गुजरी। पढ़ाई के दौरान ये ख्याल जैसे ही उभरता मेरा मन खिन्न हो उठता। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी क्यों न बन सका। दरअसल मेरे पिता व मौसी की सामीप्यता का ख्याल आते ही मेरा जी पढ़ाई से उचट जाता था। फिर भी स्कूल में सबका प्रिय था। अध्यापकों की दृष्टि में मैं पढ़ाई मन लगाकर करता था। यही नहीं वरन क्रिकेट जैसे विश्वप्रिय खेल में भी मेरी अच्छी खासी रुचि थी। सच भी था, क्रिकेट का मैं अच्छा खिलाड़ी था। क्रिकेट में रुचि का कारण अन्य सुखद अवसरों के साथ साथ मुझे देश विदेश घूमने का अवसर भी मिला। मैंने अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी क्रिकेट प्रतिभा का परिचय दिया। हाँ, तो बात अन्ना की चल रही थी। अन्ना, जिसका पूरा नाम अन्ना वैल था, एक दूसरे की ओर न केवल खिंच चुके थे वरन हम दोनों के बीच सहानुभूति की भावना भी जन्म ले चुकी थी। धीरे धीरे भावना प्रगाढ़ होती चली गई। दो हम उम्र लड़के लड़कियों के बीच सहानुभूति का भाव जब परवान चढ़ता है तो क्या होता है, इससे आप लोग बाखूबी परिचित होंगे। जी हाँ, आपने ठीक समझा। दरअसल हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, किंतु जिस वक्त हमारे मस्तिष्क में कोमल एहसास शब्दों के रूप में उभरे तो हमें संकुचित हो जाना पड़ा। जिस भावना के बारे में हमने केवल सुना था, स्वयं उसी का शिकार हो बैठे हैं। महसूस करते ही हमें शर्मसार हो जाना पड़ता। किंतु अब क्या हो सकता था, जो होना था हो चुका था। इस उम्र का प्यार कितना अल्हड़, कितना उद्दंड और कितना संवेदनशील होता है, इसका एहसास केवल उन्हें ही हो सकता है जिन्होंने इन पलों को जिया हो अथवा
जो कल्पनाशील संवेदनशीलता के चरम बिंदु का स्पर्श कर चुके हों। हम दोनों के मध्य भड़की एक चिंगारी शोलों का रूप अख्तियार करती जा रही थी, जिसकी मीठी मीठी तपिश हमें झुलसा रही थी। इस मीठी आंच में जलने का आनंद ही कुछ और था। जुदाई के क्षणों को हम दिल में चुभती मीठी मीठी कसक के मध्य गुजारते और मिलने की तमन्ना करते। मिलने पर हम दोनों एक दूसरे की ओर यूं दौड़ते, यूं कि जैसे एक दूसरे को बाहों में भर लेने के ख्वाहिशमंद हों। किंतु नजदीक आने पर हम ठिठक कर रुक जाते। मन का संकोच सिर उठाकर हमें ऐसा करने से रोक देता। ये सब बड़ों का कृत्य है, सोचकर हम शर्मसार हो उठते। तत्पश्चात हम एक दूसरे की झांपी दृष्टि से देखते और अपने अपने खेल में व्यस्त हो जाते। किंतु ये व्यस्त होना मात्र एक दिखावा होता था। वस्तुतः हम मन ही मन एक दूसरे के सामीप्य को आतुर रहते थे। खेलते खेलते हम दोनों एक दूसरे के निकट आते और जानबूझकर शरीर का कोई अंग एक दूसरे के अंगों से टकरा जाने देते। प्रत्युत्तर में आनंद की एक लहर भीतर उठती और पूरा शरीर एक विचित्र सी आनंदपूर्ण सनसनाहट से भर जाता। कभी अन्ना मुझे कुछ पकड़ाते हुए अपनी उंगलियों के पोर मेरी उंगलियों से छू जाने देती। मैं सिहर उठता। काफी देर तक मेरे शरीर की नसें झंझनाती रहती। हम दोनों बैठे रहते। मैं जानबूझकर अपने घुटने को उसके घुटने से टकरा देता। मुझे तो असीम आनंद की अनुभूति होती थी। साथ ही अन्ना की आंखों में छाया नशा भी गहरा जाता। कभी कभी आनंद की अतिरेकता वह न सहन कर पाती तो आंखें बंद कर लेती थी, किंतु तत्काल वह चौंक कर आंखें खोलती। उसके चेहरे पर भय डोल जाता था। उसे भयभीत देखकर मैं भी सहम उठता और अन्ना को पुनः स्पर्श करने की हिम्मत न बढ़ती। हम दोनों जल्दी से दूर हटते और उत्तेजना की डोर पकड़े अंधेरे में लटके व्यस्त हो जाने का ढोंग करते। थोड़ी देर बाद भय तनिक हल्का पड़ता और हम पुनः एक दूसरे के स्पर्श का आनंद उठाने की फिराक में लग जाते। कभी कभी हम गेंद जानबूझकर झाड़ियों में फेंकते और उसे तलाश करने के बहाने घुटनों के बल झाड़ियों में घुस जाते। जानबूझकर हम एक ही स्पॉट पर मिलते और फिर हल्के से टकराकर कनपटी कनपटी से सटा देते। काफी देर तक यही स्थिति रहती। हम दोनों अनजान बने उसी मुद्रा में बैठे आनंद सागर में डुबकियां लगाते रहते। तत्पश्चात कहीं कोई आहट उभरती तो हम छिटक कर एक दूसरे से दूर होने के साथ साथ निश्चेष्ट पड़ जाते। हमारी श्वासों प्रश्वासों पर भी प्रतिबंध लग जाता। स्पष्ट था कि हमारा दिल पकड़े जाने की आशंका से लरज रहे होते थे, किंतु हमारी आशंका निर्मूल थी। हमारी उम्र अभी उस शिखर तक नहीं पहुंची थी जहां पहुंचने पर समाज के शक का दायरा कसता है। मार्च के उस महकते मौसम में हम समुद्र में उतर जाते और एक दूसरे पर पानी उछालते हुए जल क्रीड़ा में मग्न हो जाते। तत्पश्चात हम करीब आते, कमर से नीचे पानी में डूबे शरीर को तैरने के बहाने स्पर्शित हो जाते। कितना आनंद आता था। आज भी मैं उन पलों में डूबता हूं तो शरीर में आनंद की लहरें दौड़ने लगती हैं। आज आज अगर अन्ना मेरे सामने आए तो शायद ही उसे पहचान सकूं, क्योंकि तब की किशोरी अन्ना अब मोटी रानों व पूर्ण विकसित यौवनांगों वाली नारी का रूप धारण कर चुकी होगी। वैसे भी मेरे मस्तिष्क में अन्ना की तस्वीर उतनी साफ नहीं है, किंतु उन कोमल अनुभूतियों व स्पर्श के पश्चात शरीर में उठने वाली आनंदपूर्ण लहरों से शरीर अब भी परिचित है। उन पलों का स्मरण होते ही मैं इतना संवेदनशील हो उठता हूं कि हवा के झोंके भी मुझे भीतर तक सिहराते चले जाते हैं। जेल के भीतर जब मेरे नथनों में मार्च की मोहक सुवास प्रविष्ट होती है तो अन्ना की स्मृति मस्तिष्क में सजीव हो उठती है। ऐसा लगता है जैसे मार्च की मोहक गंध के साथ साथ अन्ना भी मेरी श्वास में प्रवेश करके रग रग में फैलती चली गई हो। काफी दिनों तक मैं व अन्ना एक दूसरे के स्पर्शों को लालायित एक दूसरे के इर्द गिर्द चकराते रहते थे, किंतु बात इससे आगे न बढ़ सकी। वक्त गुजरता रहा। अंततः मैंने अन्ना के सामने हिचकते हुए एक प्रस्ताव रखा। मैंने कहा कि वह रात्रि के बाद घूमने के बहाने बाग में आए, मैं उसका इंतजार करूंगा। प्रस्ताव सुनने के बाद अन्ना हौले से चौंकी।
मुझे विचित्र सी दृष्टि से देखा। मेरे दिल की धड़कन अनायास ही बढ़ गई। मैं उसके बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। अन्ना न बोली। हाँ, उसने अपना सिर सहमति में जरूर हिला दिया। मेरा मन मयूर सा नाच उठा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पर उगाए हों और फिर मैं कल्पना लोक के खुले आसमान में परवास करता चला गया था। बाग की घनी बेलों की घनी छांव के नीचे एक पत्थर की बेंच और कंठ में धड़क रहे दिल की धड़कन को सुनता बेंच पर मैं बैठा। उस वक्त मेरी क्या मनोदशा रही होगी, आप बखूबी अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी लड़की से यूं समय देकर एकांत में मिलने का मेरा पहला अवसर था। इसीलिए मैं जरा जरा सी आहट पाकर भी चूक पड़ता था। सहसा उत्पन्न हुई पत्तों की सरसराहट भी मुझे चौंका देती थी। मेरी आशंकित दृष्टि अन्ना के मकान की ओर उठती। उसके मकान के शीशों से झांकती रोशनियां मुझे डराती प्रतीत होती। उस समय मैं अन्ना के मकान की ओर देख ही रहा था कि जब मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी। क्या देख रहे हो? मैं मुड़ा। स्वर अन्ना का था। वह अंधेरे का प्रतिबिंब बनी एक धुंधली सी आकृति के रूप में मुझसे चंद कदम दूर मौजूद थी। तुम तुम्हें किसी ने आते तो नहीं देखा? मेरा स्वर आशंकित था। नहीं, फुसफुसाते हुए स्वर में बोली। मम्मी डैडी ब्रिज खेलने में व्यस्त हैं। ओह, मेरे मुंह से निकला। अन्ना मेरे करीब सरक आई, इतनी कि मैं उसके दिल की धड़कनें स्पष्ट सुन सकता था। मैं कांपते कदमों से आगे बढ़ा। बेलों की छांव तले छाया बना अंधेरा हमें संकोच विहीन होने पर बाध्य कर रहा था। मात्र एक कदम आगे सरकने के बाद मैंने अन्ना को पा लिया। उसे अपने आलिंगन में लाने के बाद मैंने महसूस किया कि अन्ना ने फ्रॉक के नीचे कुछ पहन नहीं रखा है। जिस तरह सितारों के पीछे आसमान की नग्नता नीले रूप में ठिठुरती सी मुखर हो रही थी, उसी प्रकार फ्रॉक के नीचे मौजूद अन्ना के अर्धविकसित यौवनांगों के नग्न होने का एहसास मुझे रोमांचित किए दे रहा था। मैंने अन्ना की पिंडली को उंगली के पोरों से स्पर्श किया। अन्ना का शरीर हौले से थरथराया। मैं उसके शरीर की आनंदपूर्ण थरथराहट को अपनी हथेली पर स्पष्ट महसूस कर रहा था। मैंने हाथों का सैलाब बढ़ाया। मेरी हथेली पहले की अपेक्षा और अधिक आगे पीछे उसकी पिंडली पर फिरने लगी। अन्ना का शरीर हौले हौले कांपने लगा। वह मेरी बाहों में ढीली पड़ती चली गई। मैंने दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। उंगलियों के पोरों से उसकी पलकों को छुआ। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। मेरा शरीर सनसना उठा। स्पष्ट था कि मेरी हरकतें आनंदपूर्ण लहरों के रूप में अन्ना के जिस्म में समाना प्रारंभ कर चुकी थीं। अब उसका चेहरा मेरे चेहरे के निकट था। हम दोनों की ऊष्मायुक्त सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकराकर बिखरने लगी। मेरा हाथ फिसलता हुआ अन्ना के घुटने के ऊपर रेंगा। अन्ना का जिस्म जोर से कांपा। तत्पश्चात मैंने अन्ना के शरीर को तनता महसूस किया। मेरा हाथ तनिक आगे बढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि उसने जांघें भींच ली थीं। मेरी हथेली उसकी जांघों के मध्य दबकर रह गई। हथेली के इर्द गिर्द लिपटी अन्ना की जांघों की मखमली नर्म नर्म एहसास पाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं भीतर कहीं गहरे तेजी से पिघलता जा रहा हूं। मेरी श्वास गहराती चली गई। मुझे अपने शरीर की रगों में एक तेज नशा तैरता सा महसूस हो रहा था। जीवन में प्रथम बार आनंद के असीम सागर में उतरे मांझी की तरह मैं लहरों पर मचलने के लिए उत्सुक हो उठा था। मैंने अन्ना के चेहरे को अपने चेहरे के समीप किया और उसके अधरों की तरफ अपने प्यास से अधर बढ़ाए। अन्ना हौले से कसमसाई। कदाचित वह मेरा इरादा भांप चुकी थी, किंतु इससे पहले कि वह प्रतिरोध स्वरूप कुछ कर पाती, मेरे अधर उसके अधरों पर जा टिके। उसका जिस्म थरथराया और वह ढीली पड़ती चली गई। मैंने अपने अधरों से उसके अधरों का मर्दन प्रारंभ कर दिया। अन्ना की टांगें स्वयमेव ढीली पड़कर फैलती चली गईं। मेरी हथेली आजाद हुई। उसके जिस्म की थरथराहट को अपने उत्तप्त कांपते जिस्म की लय देते हुए मैंने अपनी हथेली गर्दिश करने के से अंदाज में आगे बढ़ा दी। मेरी हरकतों से अन्ना यूं ढीली पड़ गई जैसे उसके शरीर में जान ही न हो। मैंने अपने होठों से उसके होठ आजाद किए। वह पीछे की ओर झुकती चली गई। सिर के खुले बाल धरती की ओर झूल गए। पीछे झुकने से उसके वक्ष मेरे सीने में चुभे। मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ती चली गई। इस सनसनी में विचित्र सी उत्तप्त ऊष्मा का समावेश था।
अनायास ही मेरे होठ उसके होठों से फिसले और थोड़ी से होते हुए नन्ही सी सुराही सी गर्दन सरीखी मखमली त्वचा से जा चिपके। अन्ना हौले से कुनमुनाई। मैं अपने अधर नीचे और नीचे फिसलाता चला गया। उम्र का नया दौर बेसब्र होता है। इस उम्र में युवा संयम शब्द से अपरिचित प्राय होते हैं। मैं भी कुछ समझ भी ना पाया था कि वह एक झपाके के साथ मुझ पर झुकी। मुझे ऐसा लगा कि सावन की अनगिनत घाटियों में से प्यासी किंतु नशीली घटा मेरे चेहरे पर झुकाई हो। मैं चांद का रूप अख्तियार करते हुए उसके अंक में छुपता भिजता चला गया। उसने मुझे अपनी बाहों में तेजी से भींचा और मेरे चेहरे पर अपने होठों की अनगिनत छाप छोड़ती चली गई। खटाक। तभी कहीं हल्की सी आवाज हुई। अन्ना एकदम से पीछे हट गई, लेकिन आवाज जितनी तेजी से उभरी थी उतनी ही तेजी से डूब भी गई। आगे को झुकी हुई अन्ना पीछे हटकर दोबारा ज्यों के त्यों ढीली पड़ी रही। एक हाथ से उसकी कमर थाम, दूसरे हाथ उसके बालों पर फेरते हुए मैंने नीचे की ओर झुकना आरंभ किया। मुझे और ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। मेरे होठों पर पिसते हुए अन्ना के होठ मुझे आप से खींचकर नीचे की ओर ले गए। फिर रेशमी सतहों पर धीरे धीरे सरकते हुए मेरे गर्म होठ उसके अधपके सीने के बीच आकर ठहर गए और मेरी रगों में खुशबू का नया झोंका तहराया। अवश्य ही अन्ना शाम को चोरी छिपे अपनी माँ के कमरे में गई होगी और मुझसे मिलने की तैयारी में किसी कीमती पाउडर का कफ लगा कर आई होगी। मैंने होठ में दबाई हुई अन्ना को बेंच पर लेटाकर कमर के आसपास सहलाना शुरू किया ही था कि तभी अंधेरे में एक जोर की गुर्राहट आई। मैं सहम गया। अन्ना भी हड़बड़ाकर उठ बैठी। हम दोनों ने देखा, अन्ना के सामने बिल्ली खड़ी थी। शायद और कोई मौका होता तो हम लोग हंस पड़ते, लेकिन हमारे सूखे हुए गले से कोई आवाज न निकली। अन्ना अपने होठों को जीभ की नोक से तर करने के बाद मेरी आस्तीन खींचते हुए दोबारा अंधेरे में गुम हो जाना चाह रही थी। तभी अंधेरे में दूर से आती हुई उसकी माँ के पुकारने की आवाज गूंजी। अन्ना, अन्ना बेटी, बाग में क्या कर रही हो? माँ की पुकार का जवाब देते हुए अन्ना को जाना पड़ा और मैं सितारों की छांव में बेलों से घिरे हुए वातावरण में एक पत्थर की पुरानी बेंच पर धीरे धीरे तपता रहने के लिए अकेला छूट गया। स्कूल में हम लोग कम ही मिलते जुलते थे। हाँ, कभी इत्तेफाक से हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा जाती तो दिल में कुछ बेचैनी सी होने लगती। भले ही हम जुबान से कुछ नहीं बोलते थे, मगर हमारी आंखें तो आपस में बात कर ही लेती थीं। मुझे उस समय यह एहसास होने लगा कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं अथवा हमें प्यार हो गया है। यह बात सोचकर हमें शर्म आई। मगर क्यों? प्यार में शर्म क्यों? प्यार तो हृदय की भावना का दूसरा नाम है, जो मन की गहराइयों से उत्पन्न होता है। यह तो एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे हम दोनों के दिलों में सुलग रही थी। हमें जैसे ही मौका मिलता हम बड़ों की आंखों में धूल झोंक कर एक दूसरे से मिलते। हमारा यह मिलन एक दूसरे को और भी निकट ले आता। हम कुछ सहमे हुए से एक दूसरे को चुटकी काट लेते। कितना आनंद आता था इस प्रकार के स्पर्श से। रेत पर बैठे बैठे जब हमारे घुटने एक दूसरे से टकरा जाते तो ऐसा प्रतीत होता जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ाई हो। लहू में सनसनाती सुखद अनुभूतियों का यह जाल कभी हमें हवा में उछाल देता और कभी तेज हवा के कारण खुलते बंद होते हुए किसी द्वार या खिड़की की आवाज जब हमारे कानों में आती तो हमारी सांसें रुक जाती थी। मैं समझता हूँ कि यह सब प्रकृति की ही देन थी। हम कुछ भी सोच समझ कर नहीं करते थे, सब कुछ अपने आप ही हो जाता था। हमें इस खेल में इतना आनंद आता था कि हम उन बीते क्षणों के स्पर्श को याद करके भी आनंद महसूस करते थे। उस दिन माँ के पुकारे जाने पर जाने वाली अन्ना की खुशबुओं को दोबारा खिलने का 24 वर्षों तक मैं इंतजार करता रहा। 24 वर्ष, किंतु अन्ना नहीं आई। 24 वर्षों का यह लंबा सफर, सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आखिरी स्टेशन तक याद रखा जा सके। जवानी। बचपन से आगे जब जवानी में कदम रखा जाता है तो हर इंसान अपने अंदर एक विचित्र सा परिवर्तन करता है और विशेषकर मुझ जैसा भावुक इंसान इस परिवर्तन को ज्यादा ही महसूस करता है। लंदन,
पेरिस में कॉलेज की शिक्षा समाप्त करते करते कई औरतों से मेरा संपर्क हुआ। अपने शरीर के सुंदर गठन और सौहार्दपूर्ण व्यवहार के कारण मुझे लड़कियां मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। अक्सर कोई ना कोई लड़की मेरे चक्कर में पड़ी ही रहती थी, और अगर इर्द गिर्द मंडराने वाली इन सभ्य लड़कियों से मैं ऊब जाता तो वैश्याओं के पास चला जाता। औरतों से मेरे संबंध मात्र औपचारिक थे। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी औरत का इस्तेमाल कर लेने के बाद मेरे मन में कोई भावनात्मक संबंध शेष न रह जाता था। दवाई पीकर फेंक दी गई खाली बोतलों की तरह औरतें भी मेरे जीवन में आती और चली जाती, और मैं उन्हें बगैर किसी राग द्वेष के खाली कपड़ों की तरह पहनता उतारता रहा। पहले सोचता था कि मनोविज्ञान का अध्ययन करूंगा, लेकिन फिर यह जान पाने के बाद कि मेरी रुचि अंग्रेजी साहित्य में अधिक है, मैंने धीरे धीरे अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करना आरंभ कर दिया और लंदन से पेरिस चला गया। पेरिस में दुनिया भर से आई फिल्में देखता, मर्जी से पढ़ता लिखता और यदाकदा कविता और शोध लेख प्रकाशित कराता रहता। कीट्स द्वारा बेंजामिन वैली को लिखे गए एक पत्र के संबंध में मेरे विश्लेषणात्मक प्रस्ताव पर काफी तहलका मचा था। इन्हीं दिनों फ्रांस के एक प्रमुख प्रकाशक ने मुझे फ्रांसीसी और अंग्रेजी साहित्य का तुलनात्मक सहायक ग्रंथ तैयार करने का आग्रह किया। मैं उसे कुछ दिनों तक टालता रहा, फिर तैयार हो गया। अंग्रेजी और फ्रेंच साहित्य के इस ग्रंथ को कई खंडों में तैयार करना था। यदि कहूं कि मेरे जीवन के पिछले 2 दशक किसी न किसी रूप में इस ग्रंथ की तैयारी से संबंधित रहे हैं तो अतिशयोक्ति न होगी। मैं जिस समय गिरफ्तार हुआ उस समय इस ग्रंथमाला का आखिरी खंड तैयार कर चुका था। बीच के कुछ दिन लिखने में मन न लगा तो मैंने प्रोड़ों के एक स्कूल में पढ़ाने का काम भी स्वीकार कर लिया। यहाँ मुझे सभी तरह के लोग मिले और लगभग सभी क्षेत्रों में मेरे संपर्क स्थापित हो गए। अक्सर अपने संपर्कों का लाभ उठाकर मैं कोई न कोई मौका निकालकर अनाथालयों, सुधार गृहों या लड़कियों के हॉस्टलों में जाता रहता था, ताकि छोटी छोटी बातों पर हंस हंस कर पागल होती हुई दुबली पतली किशोरियों के पास रहने की उत्तेजना से अपने आप को गरमा सकूं। आपको यह बातें अजीब लगेंगी। कहाँ फ्रेंच और अंग्रेजी साहित्य का प्रतिष्ठित विद्वान और कहाँ 12-14 साल की छोकरियों के स्पर्श के लिए कुत्तों की तरह सूंघता एक मौन विकृत अपराधी। लेकिन इस बात को आप उस समय तक समझ ही ना पाएंगे जब तक कि मैं अपनी बात पूरी ना कर लूं। दरअसल मुझे 10 से लेकर 14 साल तक की लड़कियां ही पसंद आती थीं। जवान लड़कियां मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर पाती। इन मोटे मोटे नितंबों और बड़ी बड़ी छातियों वाली लड़कियों की बाहों में जाते ही मेरी नसें थरथराने से इनकार कर देती। मेरी उत्तेजना का ताना बाना सिर्फ 10 से 14 साल तक की लड़कियों के इर्द गिर्द बना हुआ था। उनका खिलंदड़ापन, उनकी बदतमीजियां, उनकी फूहड़ हंसी, उनके मैले हाथ पैर और चपर चपर बातें मैं खिले हुए फूलों से नहीं, अधखिली कलियों के प्यार से दबकर पिसना चाहता था। ज्यूरी के माननीय सदस्यों, आपको हैरानी हो रही है। एक विद्वान के मुख से ऐसी बातें सुनकर कौन हैरान न हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि इस तरह का विचार रखने वाला मैं संसार का पहला आदमी हूं? नहीं नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। मैं यह बात नहीं मानता। मैं पहला आदमी नहीं हूं जिसने ऐसा सोचा हो अथवा चाहा हो। यह बात अलग है कि बहुत से लोग ऐसे विचार तो रखते हैं, मगर वे अपने मन की बात होठों तक लाने का साहस नहीं करते। वे सेक्सी घुटन के शिकार रहते हैं। और आप में से तो सब सदस्य इस बात को जानते ही होंगे कि जेम्स कर्ट्स जिस समय राहब से मिला था उस समय राहब की आयु केवल 10 वर्ष की ही थी। और इससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि जेम्स उसकी जिंदगी में आने वाला पहला आदमी न था। मिस्र के बादशाहों, यूनान के देवताओं और पूर्व के मंदिरों में अनगिनत ऐसे उल्लेख मिलते हैं जहां रजस्वला होने से पहले ही लड़कियां कामदेव की पूजा में अर्पित कर दी जाती थीं। सन 724 के मई महीने में जब दांते फ्लोरेंस की एक दावत में जिस वीनस को देखकर सब कुछ भूला बैठा था, वह वीनस उस समय 12 वर्ष की ही थी। मेरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। मैं एक हिस्से में आम मर्दों की तरह दुनिया के सारे काम करता, शरीफ प्रोफेसर समझा जाता और जरूरत महसूस करने पर पैसे देकर या अन्य किसी तरीके से जवान औरतों से बिस्तर गरमाता। मेरे व्यक्तित्व के दूसरे हिस्से में दुनिया के तमाम रीति रिवाजों से अलग सिर्फ 10 से 14 साल की लड़कियों की उतावली देहगंध और सेहरन मंडराती रहती,
जब मैं और कुछ न कर पाता तो एक आध पुस्तक लेकर लड़कियों के किसी स्कूल के पास वाले पार्क में जा बैठता। मुझे इंतजार जरूर करना पड़ता, मगर कोई न कोई लड़की हंसती खेलती हांफती मेरे पास आकर बैठ जाती, मेरी बेंच के नीचे आकर छिप जाती। यह अवसर न आ पाता तो मैं खुद ही हंसती खेलती किसी लड़की को अपने पास बुलाकर जहां तक हो सकता सहलाने और मसलने की कोशिश करता। कई बार मेरी किस्मत बहुत अच्छी होती तो कोई लड़की मेरी बेंच के नीचे आ छुपती और मैं बेंच के दरारों से उसके पसीने की खुशबुओं में डूबा देर तक मंत्रमुग्ध बैठा रहता। फिर कभी कोई लड़की खेल खत्म करने के बाद अपने जूते के तस्मे कसती हुई बेंच पर पांव टिका देती तो उसकी फ्रॉक सरक जाने से उभरी हुई जांघें देर तक मेरे अंदर झंझनाती रहती। कभी कभी ऐसा भी होता कि कोई लड़की भागी भागी थककर निढाल सी होकर मेरे पास आकर गिरने लगती तो मैं उसे अपनी बाहों में भरकर सहलाने लगता। कैसा आनंद आता था उसके शरीर के छुपे हुए भागों को देखकर, जो नग्न भी होते थे और अर्धनग्न भी, और मैं ऐसे भूखे मुसाफिर की भांति जो रोटी पानी को सामने देखकर भी उसे खा पी नहीं सकता, बस तरसता रहता है। मैं भी बस देखकर तरसता। मैं अपनी दुनिया का यह रूप भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिसमें केवल मैं होता था और होती थी स्कूल से लौटती हुई सागर तट पर नहाती हुई किशोरियां, जो खिड़कियां खोलकर बड़ी लापरवाही से कपड़े बदलती थीं और अपने शरीरों को स्वयं ही देखती थीं। नटखट सी मुस्कान होठों पर समेट लाती आपस में शरारतें करती थीं। बचपन को पार कर जवानी की दहलीज पर पांव रखने वाली इन लड़कियों की शरारतें देखकर ही मुझे आनंद आता। जब कोई लड़की बस में मेरे साथ सफर करती और उसका फ्रॉक तेज हवा से ऊंचा उठता तो मेरी आंखों में जैसे चमक कौंध जाती। मैं एक लंबी और ठंडी आह भरकर अपने आप से कहता, ये लड़कियां इसी तरह घूमती रहें, बसों में, सागर तट पर, स्कूल के पार्कों में, और मैं इन्हें देख देख कर आनंद लेता रहूं। कितने मूर्ख हैं वे लोग जो मुझे वासना का पुजारी समझते हैं, औरतों का रसिया कहते हैं, मुझ पर औरतों का भूखा होने का दोष लगाते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या मुझे औरतों की कमी है? क्या शहर में वेश्यावृत्ति के अड्डे नहीं है? मैं समझता हूँ इस शहर में सब कुछ मिलता है, प्यार भी बिकता है, जवानी भी बिकती है, किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, यदि कोई कमी है तो जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा मन चाहता है। इसी तरह एक अवैध किंतु मनमोहक उत्तेजनाओं की प्यासी मेरी देह दुनिया के कई शहरों से छुट्टियां बिताने के बाद बार बार लौटकर उसी तरह धुंध से भरे हुए पेरिस में लौट आती। शोध के सिलसिले में लाइब्रेरियों में काम करने से जो वक्त बचता, इधर उधर सभा गोष्ठियों या वेश्याओं के पुराने बिस्तरों पर बीत जाता। सन तो याद नहीं, लेकिन पेरिस में गुजारे गए दिनों का उल्लेख करते समय अपनी शादी से पहले एक दिन भर का काम खत्म कर लेने के बाद जब मैं सड़क के शोरगुल और ट्रैफिक से बचने के लिए एक गली में से होकर लौट रहा था तो मेरी नजर नुक्कड़ पर लैंप पोस्ट के साथ ही पटरी पर टहलती हुई एक लड़की पर पड़ी और मेरा मन हल्का होने के लिए तड़प उठा। दूर से मैं समझा कि कोई साधारण लड़की होगी, मुझे क्या लेना देना, लेकिन पास पहुंचकर जब मैंने ध्यान से देखा तो लगा कि उस लड़की से परिचय किए बिना आगे बढ़ जाने में कितनी मूर्खता करता मैं। छोटे कद की इस दुबली पतली लड़की ने ऊंची एड़ी के सैंडल पहन रखे थे ताकि कद में ज्यादा दिखे। जब वह चलते चलते अपने पास से होकर गुजरने वाले लोगों को देखकर हौले से मुस्कुराने की कोशिश करती तो उसके अधकटे छितराए हुए बालों से ढके गालों में छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते। आम फ्रेंच लड़कियों से अलग उसकी पलकों और नितंबों में कामुकता कम थी, बचपना ज्यादा। उसका यह बचपना ही मुझे ले डूबा। उसकी अल्लड़ता ने मेरी जांघों में आहिस्ता आहिस्ता सुलगती उस सारी आग को हौले से छूकर भड़का दिया जो लाइब्रेरियों के मटमैले शेल्फों में झड़ी गर्द से दबी मुझे अंदर ही अंदर झुलसाती रहती थी। मैं कुछ शर्मसार सा, कुछ विवश उसकी ओर बढ़ा। मुझे अपनी ओर आता देखकर वह मुस्कुराई। शायद उसने भी मेरी चाल का उतावलापन और आंखों में उबलती हुई चाह पढ़ ली थी। उसके पास पहुंचकर सौदेबाजी शुरू करने के लिए जब मैंने जेब से सिगरेट निकालकर पेश किया तो उसने बिना जली सिगरेट होठों में घुमाते हुए बच्चों की तरह पलकें फड़फड़ाकर मुझसे 20 फ्रांस मांगे। मैं समझ रहा था कि यह बाजार से दुगना रेट मांग रही है, लेकिन उसके अल्लड़पन से मजबूर था। मैंने हाँ कर दी और मैं उसे लेकर उसके कमरे की ओर चल पड़ा। उसका कमरा आम वेश्याओं की तरह ही एक सस्ते मकान में था। वेश्याओं की तरह ही
उसने अंदर जाने से पहले घंटी बजाकर पूर्व सूचना दे दी, ताकि यदि अंदर उसकी कोई सहेली किसी ग्राहक के साथ धंधे में लगी हुई हो तो सावधान हो जाए। अंदर कमरे में पहुंचने पर भी दृश्य में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। वही लॉन्ड्री की हल्की हल्की गंध वाला पुराना लेकिन नई चादर से ढका हुआ बिस्तर था, कमरे से जुड़ा हुआ बाथरूम। कमरे में पहुंचते ही मैंने उसका नाम और उम्र पूछी। उसने अपना नाम मौनी बताया और उम्र 18 साल। मैं जानता था कि वह उम्र के बारे में झूठ बोल रही है। वह अपनी उम्र में 16 वर्ष से अधिक की नहीं थी। बस यूं ही पुरुषों को अपनी उम्र ज्यादा दिखाकर लुभाने का प्रयास करती थी। पर उसे इस बात की कब खबर थी कि मुझे उसकी कम उम्र में ही वास्तविक आकर्षण नजर आ रहा था। आज याद करता हूं तो ऐसा लगता है कि पेरिस में जितनी भी वेश्याओं से मिला था, मौनी ही पहली थी जिसने पैसे लेकर शरीर देने के बावजूद मुझे कहीं कोई भी मशीनी प्रक्रिया की ऊब न होने दी थी। उसके चुंबनों में ना दोहराए जाने की ऊब थी और ना ही किराए की रकम जल्दी से जल्दी भुगता देने की अनमनी हड़बड़ाहट। बरसों बाद मैं उसकी बाहों में अच्छी तरह तैर कर किसी बेदिंग टब में खुलती हुई खुशबू की तरह आहिस्ता आहिस्ता पिघलता गया। उठने के बाद जब वह तेजी से कपड़े पहनकर बाहर चलने के लिए तैयार होने लगी तो मैंने दोबारा मिलने का प्रस्ताव रखा। इस बार मैं उसे सारी रात का समय लेना चाहता था। सारी रात मेरे साथ रहने की बात सुनकर वह सहम सी गई। उसका सहम जाना मुझे भला प्रतीत हुआ। मुझे लगा जैसे वैश्या होते हुए भी वह भी बच्ची है। वह मानसिक तौर पर अभी अपना वैश्या वाला रूप नहीं अख्तियार कर पाई थी। समझते देर न लगी। सचमुच उसमें बचपना अभी गहरे तक पांव पसारे बैठा था। तुमने जवाब नहीं दिया मौनी? प्रत्युत्तर में वह खामोश रही। मैं उसे समझाने लगा कि मेरे साथ वह पूरी रात गुजारने पर नुकसान में नहीं वरन फायदे में रहेगी। मैंने पूरी रात आज तक किसी पुरुष के साथ नहीं बिताई, उसने हिचकते हुए बताया। अब बिता लो, फायदे में रहोगी। मैं मुस्कुराया। बात अगर मात्र आर्थिक फायदे तक ही सीमित हो तो कोई बात नहीं, इसमें तुम्हें पूर्ण आनंद की प्राप्ति भी होगी। लेकिन तुम पूरी रात करोगे क्या? मौनी ने पलकें झपकाई। देख लेना। मेरे होठों की मुस्कान गहराई। उसके इस प्रश्न में भी बचपना छुपा था, जो कि मुझे हमेशा की तरह ही भा गया। प्रत्युत्तर में वह झप गई। इंसान जो सुख, जो आनंद एक बार प्राप्त कर लेता है, चित्त उसी आनंद की पुनरावृत्ति की मांग बार बार करता है। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। चित्त के हाथों मजबूर होकर मैं भी तुम्हें बार बार भोगना चाहता हूं। मौनी सोचने लगी। मैं उसे सांत्वना देता रहा। मैं रात 10 बजे नुक्कड़ वाले कैफे में तुमसे मिलने आऊंगी। काफी देर तक सोचने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि मैं उसे कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, तो वह बोली, लेकिन उस रात की रकम तगड़ी होगी। कितनी? मेरी आंखों में विचित्र सी चमक लहराई। 100 फ्रांक, वह निर्दयी स्वर में बोली। मैं तत्काल राजी हो गया। रात के 10 बजे मौनी आई। मैं उसे लेकर उसके वांछित स्थान पर पहुंचा। वो रात मेरे जीवन की एक यादगार रात थी। अब सो जाओ, उसने करवट बदलने का प्रयास करते हुए कहा। मुझे नींद आ रही है। तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? कमाल है, मैंने कृत्रिम आश्चर्य से कहा। मुझे तो चाहने के बाद भी नींद नहीं आ रही है। प्रत्युत्तर में वह सोने का प्रयास करने लगी। मैं तत्काल उसकी चिकनी पीठ से सट गया। वह झटके से पलट गई। उसके चेहरे पर अल्लड़ क्रोध अंगड़ाइयां ले रहा था। ये क्या हरकत है? उसने मुझे घूरा। आदमी हो या जानवर? दोनों। मैन इज अ सिविलाइज्ड एनिमल। मैं उसके इस अल्लड़ क्रोध पर जैसे मर मिटा था। प्रत्युत्तर में उसने दांत किटकिटाए। मैं उसकी इस आदत पर रीझ कर रह गया। मैं जानबूझकर उसे क्रोध दिलाता रहा। वह जितना ही मुझसे दूर जाने का प्रयास करती, मैं उसे आलिंगनबद्ध कर लेता। वह मुंह फुलाती गुस्सा करती। मैं आनंद से अभिभूत हो उठता। उसे क्या मालूम था कि मैं उसे छेड़ ही इसलिए रहा हूं जिससे कि अधिक से अधिक आनंद उठा सकूं। बातों बातों में जब उसे लगता कि मैं नाराज हो गया हूं तो उठकर मुझे बगल में गुदगुदाने का प्रयास करती। मेरा मन मयूर सा नाच उठता। उस दिन मौनी के मादक शरीर में भरपूर ढंग से डूबने उतरने के बाद जब मैं उसके आवाज से बाहर निकला तो मेरे मन में पुनः मौनी से मिलने की आकांक्षा शेष थी। मैंने औरतों की पूरी फौज लगाकर मौनी को पाया था। मौनी में मुझे अन्ना की भरपूर झलक मिली थी। मौनी से जो आनंद प्राप्त किया था
वह अन्ना से प्राप्त आनंद जितना तो नहीं, किंतु आसपास जरूर था। इसलिए मैंने मौनी से पुनः मिलने का निर्णय लिया था। अगले दिन पूरी तैयारी के साथ मौनी से मिला। इस बार मैंने और भी आनंद लेने के उद्देश्य से एक आनंददायक फ्लैट की व्यवस्था की थी। जो रकम मैंने मौनी से तय की थी, उसके अतिरिक्त मैंने उसे एक अच्छी खासी टिप भी दी थी। इसीलिए मौनी न केवल खुशी खुशी मेरा प्रस्ताव मान गई, वरन उसकी आंखों में मुझे और भी सहयोग देने वाली चिर परिचित चमक दिखाई पड़ी। मैं उसे लेकर अपने फ्लैट पर पहुंचा, किंतु उस रात मैंने महसूस किया कि मौनी अब वो अल्लड़ व बचकानी बातों वाली मौनी न रही। मात्र एक रात मेरे निकट रहने के बाद उसकी अल्लड़ता व बेवकूफी भरी बातें गहन अंतरंगता में बदल कर रह गई थी। अब वह बात बात पर मुझ पर क्रोध नहीं करती थी। अब वह मुझ पर बार बार झुंझलाती नहीं थी। अब मैं उसका सर्वप्रिय ग्राहक था। मेरा आदर सम्मान करना उसका दायित्व था। वह हमेशा ध्यान रखती कि कहीं कोई बात मुझे अप्रिय न लगे और मैं उससे नाराज न हो जाऊं। अगली मुलाकात बेहद ठंडी। उसके स्पर्श से अब मुझे रोमांच अनुभव न हो रहा था, ना ही उसके छूने से मेरे दिल का कोई तार स्पंदित होता था। अब वह वैश्या थी, मात्र वैश्या, कम उम्र वैश्या। अगले दिन भी मैंने उसकी पेशकश पर मुलाकात का वक्त तो जरूर निर्धारित किया, किंतु मेरा मन अब खिन्न हो चुका था। उसमें मंडराती अन्ना की तस्वीर विलुप्त हो चुकी थी। अब उसकी बातों में प्रकृति प्रदत्त सीधा व्यवहार नहीं, वरन व्यवसायिक तीक्ष्णता थी। अन्ना व उसमें एक लंबा, कभी न खत्म होने वाला फासला स्थापित हो गया था। इसलिए मैं मुलाकात के वक्त पर मौनी से मिलने ना गया। यही नहीं, बस लाइब्रेरी से आने का रास्ता तो वह था ही। एक दो माह बाद उससे मुलाकात होने पर उसकी बगल से कतरा कर निकल भी गया। स्पष्ट था कि मैं मौनी का नाम मस्तिष्क से सदा सदा के लिए उड़ा चुका था। कहते हैं शादी करने से जो इंसान बच जाए वो खुशनसीब होता है, किंतु ऐसा सौभाग्य शायद किसी किसी को ही मिल पाता है। मैं उन सौभाग्यशालियों में न था। मैंने भी शादी करने का इरादा किया। मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला डॉक्टर पॉलिश की बेटी बेलेरिया को। डॉक्टर पॉलिश एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था। मैं उसके पास अपनी समस्याएं लेकर जाता। धीरे धीरे मैं व डॉक्टर पॉलिश अंतरंगता के सूत्र में बंध गए। पेशेंट व डॉक्टर के रिश्ते के साथ साथ अब हम दोनों मित्र भी थे। मैं डॉक्टर के यहाँ जाता तो शतरंज की बिसात बिछती। बेलेरिया वहां मौजूद होती और यदा कदा अपने पिता की ओर से खेलती। बेलेरिया की शालीनता मेरे मन को छू गई। हालांकि बेलेरिया से अधिक सुंदर लड़कियां शादी हेतु उपलब्ध हो सकती थीं, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही। 40 वर्ष का हो जाने के बाद भी मेरे चेहरे में वो आकर्षण था कि कोई भी लड़की शादी करने के लिए बरबस ही तैयार हो सकती थी। मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका था। उनका खोला होटल बिक चुका था। उससे प्राप्त होने वाली रकम मुझे मिल चुकी थी। कुल मिलाकर मैं बहुत बड़ा धनपति तो नहीं कहा जा सकता था, किंतु इसका मतलब ये भी नहीं था कि मुझे किसी चीज की कमी थी। मुझे वे सारे सुख साधन उपलब्ध थे जिसकी ख्वाहिश हर इंसान को हुआ करती है। बेलेरिया मुझे पसंद आ गई। वह मुझे क्यों पसंद आ गई, इसका कारण मैं अपने भीतर तलाश करता हूँ तो लगता है कि शायद उसकी सौम्य शालीनता मुझे भा गई थी। डॉक्टर पॉलिश के साथ जब मैं शतरंज में व्यस्त होता था, तब वह चाय बनाने के लिए किचन तक जाती और किचन में चाय बनाकर हमें पिलाती। वह मुझे अच्छी लगी। मुझे उसकी आंखों में वो कामुक चमक कभी न दिखाई दी थी जो मुझे देखने के बाद अन्य तमाम युवतियों की आंखों में उभरती मैं देखता था। वह सामान्य भाव के बाद मुझे चाय पेश करती और पीछे हट जाती। उसे देखने के बाद मुझे लगा कि शायद उससे मेरी निभ जाए। कभी कभी पिता की चाल सुलझाते सुलझाते वह ठोड़ी पर मुट्ठी रखकर सोचपूर्ण मुद्रा बनाती और कभी पिता की जीत पर तालियां बजाकर हंसती। मुझे ये सब अच्छा लगता। प्रकृति प्रदत्त अल्हड़ता का तो मैं दीवाना था ही। शादी करने के लिए मैं क्यों तैयार हुआ, इसका कारण अपने भीतर खोजता तो मुझे लगता कि किशोरियों के इर्द गिर्द चकराती अपनी कामुकता से मैं स्वयं तंग आ गया हूँ। शादी करने से संभवतः मेरी कुत्तों की तरह सूंघती दर दर भटकती कामोत्तेजना को कोई ठिकाना मिल सके। वैश्याओं से व्यावसायिक तरीके से शरीर की आग बुझाने से शायद मुझे वितृष्णा हो गई थी। मैं अपना कोई निश्चित ठिकाना पाना चाहता था। दिन भर लाइब्रेरी में सिर खपाने के बाद जब थका मांदा घर लौटूं तो पत्नी की मुस्कान मेरा स्वागत करे, इसकी आकांक्षा हो आई थी।
अपना घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे हों, मेरी गर्दन का हार बनने वाली बाहों के पीछे सिक्कों की खनक की बजाय शुद्ध समर्पण की भावना व्याप्त हो। फिलहाल मैंने शादी का इरादा दृढ़ किया और 20 वर्षीय बहलेरिया पत्नी बनकर मेरे द्वारा किराए पर हासिल की गई फ्लैट में आ गई। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। बेलेरिया की चंचल अल्लड़ता मेरी कामोत्तेजना को आत्मसात करके मेरे व्यक्तित्व को सहेजेगी, संतुलित करेगी, मुझे पूरी आशा थी। सुहागरात, जिसकी प्रतीक्षा युवा जोड़े बेहद आतुरता से करते हैं, इस रात का स्मरण करते ही वृद्ध दंपतियों के दिलों की धड़कन भी तेज हो जाया करती है। उस रात मैंने बेलेरिया को 4 वर्ष पूर्व एक अनाथालय से चुराई गई नाइट शर्ट पहनने को बाध्य किया। ये नाइट शर्ट एक किशोरी की थी। कभी कभी एकांत में मैं ये शर्ट निकालता और सूंघता। उसमें बसी किशोरी के शरीर की खुशबू मुझे राहत प्रदान करती थी। उसे मैंने बड़ी ही हसरतों से उसे पहनाया। बेलेरिया की संकोच से झुकी पलकें स्पष्ट कर रही थीं कि उसने अपनी सुहागरात के हजारों ख्वाब अपनी पलकों में संजो रखे थे। ख्वाब तो मैंने भी संजोए थे, किंतु मैं उसमें अन्ना की प्रतिमूर्ति ढूंढने हेतु व्यग्र था। मैंने उसे अपने सामने बिठाया और स्वयं उसके सामने बैठ गया। लाख प्रयास करने के बाद भी मुझे अन्ना की प्रतिमूर्ति बेलेरिया में ढूंढ न मिल रही थी। मेरा कांपता हाथ उसके पेट पर घूमता चला गया। त्वचा की चिकनी कठोरता के स्थान पर मेरा हाथ उसके गुदगुदे पेट पर गर्दिश करता रहा। वैवाहिक जीवन की प्रथम रात्रि को ही कोई कड़वाहट हमारे दाम्पत्य जीवन में घुले मैं हरगिज हरगिज नहीं चाहता था। कड़वाहट घुल चुकी थी। लाख प्रयास करने के बाद भी मैं बेलेरिया में अपनी अन्ना की तस्वीर ढूंढने में नाकामयाब रहा। शीघ्र ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया हूं। एक कांटे को निकालने के लिए मैंने जिस कांटे का इस्तेमाल किया था वह भी मुझे चुभ कर रह गया था। अन्ना की यादों की मरीचिका में भटकता मैं एक भारी भरकम मुसीबत पत्नी के रूप में पाल बैठा था। उसका भौंडा भद्दा बदन व किलकिलाती बातें मुझे सिर धुलने पर मजबूर कर सकती थी, किंतु वो आनंद नहीं दे सकती थी जिसका मैं तलबगार था। मैं भीतर ही भीतर किलसता इस संबंध को पूरे 4 साल अर्थात 1935 से 1939 तक ढोता रहा। इसका प्रमुख कारण बेलेरिया का मितभाषी स्वभाव था। वह कभी मेरे सामने बहस नहीं करती थी। जो मैं कहता उसे वो चुपचाप स्वीकार करके घर को और भी सुविधा युक्त आरामदायक बनाने का प्रयास करती रहती। उसके साथ पूरे 4 वर्ष निभाने का मूल कारण उसका समर्पण भाव था। मेरा जहां तक ख्याल है कि अगर पति पत्नी के मध्य समर्पण व विश्वास नामक 2 स्थायी स्तंभ हटा दिए जाएं, तो जीवन नर्क का रुख अख्तियार कर सकता है। किंतु उसमें समर्पित हो जाने का कौशल था, इसीलिए हमारी निभ रही थी। मैं 40 वर्ष का था, वह 20 वर्ष की। उम्र में दोगुने का अंतर था। अगर उसकी जगह कोई असंयम की मारी कामुक युवती होती तो कदाचित मैं उसे संतुष्ट न कर पाता, क्योंकि उसे देखकर व छूकर मुझे कुछ भी हासिल न होता था। उत्तेजना के तार झंझनाने की बात तो दूर हिलते भी नहीं थे। फिर भी मुझे जो कुछ एक वेश्या से हासिल होता था वह तो उससे हासिल हो ही सकता था। इसलिए हफ्ते 10 दिन में उसे जो कुछ हासिल हो जाता वह खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हुए संतोष कर लेती थी। वह स्वप्न में भी ना सोच सकती थी कि मेरी रुचि उसमें नहीं, वरन सामने वाले मकान में रहने वाले दुकानदार की 12-13 वर्षीय लड़की की स्मेल मेरी नाक से टकरा चुकी थी। उसके मकान की खिड़कियां मेरे कमरे से स्पष्ट दिखाई देती थी। सुबह उसके स्कूल जाने के पूर्व मैं खिड़की पर आ बैठता। स्कूल जाते वक्त वह खिड़की पर चमकती, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। स्कूल से वह कभी हंसते चहकते हुए वापस लौटती। उसकी प्रतीक्षा में पलके बिछाए बैठा मेरा दिल बल्लियों उछलने लगता। कभी कभार वह स्टूल पर पांव रखकर जूते के तस्मे खोलती बांधती झलकती। मेरा शरीर गहरे तक विचित्र सी सनसनाहट से भर जाता। काश उस वक्त वह वहां होता, मैं सोचता। जिस दिन वह मेरी पसंद की स्कर्ट या फ्रॉक पहनती उस दिन तो मैं सचमुच जैसे पागल हो उठता। शरीर में उत्तेजना की इतनी तीव्र लहरें उठने लगती कि मैं उत्तेजना से कांपता बेलेरिया पर झपट पड़ता था। जब तक वह कुछ समझे, चीर फाड़ कर सुखा देने वाले अंदाज में मैं पिल चुका होता था। बेलेरिया मेरे प्यार करने के उस तूफानी अंदाज से आनंद विभोर हो उठती। कुछ भी हो,
वह थी तो भरपूर युवा औरत ही ना। उसे मुझ पर आश्चर्य मिश्रित खुशी होती, किंतु वह मेरी उत्तेजना के राज से अनभिज्ञ रहती। मैं पुनः उस किशोरी के बदन की स्मेल तलाशता, नथुने फैलाए ताक झांक में व्यस्त हो जाता। उन्हीं दिनों सहसा मेरे वकील का अमेरिका से प्रेषित एक वृहद पत्र मिला। मेरे एक चाचा परलोक सिधार गए थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण जायदाद व्यवसाय मेरे नाम कर दिया था। साथ ही एक शर्त भी रखी थी कि, और वो ये कि मैं उनके व्यवसाय को समाप्त करने के बजाय उसकी देखभाल करूं। मेरी बाँछें खिल गईं। ईश्वर की कृपा से मैं रातों रात अमीर बन गया था। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं अपनी कल्पनाओं की रंगीन दुनिया में खो सा गया। पल मात्र में मैंने सैकड़ों ख्वाब बुन डाले। उन बेशुमार ख्वाबों में एक ख्वाब बेलेरिया से छुटकारे का भी था। मैं उससे पूरी तरह ऊब चुका था। वह पूरी तरह मुझे बोर करने में कामयाब रही थी। हमारी मुलाकात बिस्तर पर कभी कभार महीनों नहीं हो पाती थी। इतने दिनों तक उसके साथ दिन रात बिताने के कारण हमारे संबंध लगभग खत्म हो चुके थे। वस्तुतः बेलेरिया एक मूर्ख औरत थी। कभी कभार मैं मन की ऊब को बाहर निकालने के लिए उसका हाथ प्यार से थामकर प्रेमपूर्ण अंदाज में बातें करना चाहता तो वह अपना हाथ छुड़ा लेती। यही नहीं वरन हिदायत स्वरूप चंद शब्दों को मेरी ओर उछाल देती। हमें दाम्पत्य जीवन गुजारते कई वर्ष हो गए। ऐसी बातें केवल उन्हें शोभा देती हैं जो अविवाहित हैं अथवा जिनकी नई नई शादी हुई हो। तुम मेरी मानवीय संवेदनाओं को समझने का प्रयास क्यों नहीं करती बेली? मैं खींचकर कहता। शादी के बाद इतने वर्ष गुजार लेने का अर्थ यह तो नहीं कि हम आनंद उठाने के हकदार न रहें। आनंद मनाना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक व मौलिक अधिकार है। वैवाहिक जीवन में चंद साल हमारे आनंद पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। मेरे भावुक तर्कों के प्रत्युत्तर में वह क्रोधित होकर रसोई घर का रुख अख्तियार कर लेती। देर तक बर्तनों के पटके जाने व क्रॉकरी के टूटने का स्वर मेरे कानों में पड़ता रहता। मैं बैठा अपनी किस्मत को रोता, सिर धुनता रहता। कभी कभी तो भीतर का क्रोध इतनी भीषणता से सिर उठाता कि जी करता उसका गला जोर से दबाऊं और तब तक दबाए रखूं जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ जाएं। इस मूर्खता के लिए यही सजा उपयुक्त हो सकती थी। पहले उसमें एक गुण था, वह मेरा प्रतिरोध न करती थी तथा चुपचाप घर को सजाने संवारने में लगी रहती थी। उस समय जब मैं ऐसी बातें करता तो वह हल्का फुल्का उत्तर दे देती थी। कुछ नहीं सोचता था तो खामोश रहती थी। किंतु अब तो उसका कंठ ही खुल गया था। उसका साहस इस हद तक बढ़ गया था कि मेरी भावुक बातों व जज्बातों को कभी कभार वह निम्न स्तरीय बातों का भी दर्जा देने लगी थी। मैंने चाचा के निधन और अकस्मात इतनी सारी दौलत के प्राप्त होने की खबर उसे सुनाई। साथ ही ये भी बताया कि हम न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। मुझे अपेक्षा थी कि ये सुनकर बेलेरिया खुशी से उछल पड़ेगी, मेरी गले में बाहें डालकर कहेगी, ओ डार्लिंग, तुम कितने अच्छे हो। साथ ही लक्की भी, जो रातों रात इतनी बड़ी संपत्ति का मुझे स्वामिनी बना दिया। हुआ इसके विपरीत। यही तो खबर थी जिसे सुनाने के लिए तुम हवा में उड़े जा रहे थे, उसने मुंह बिसूरते हुए कहा। बेली? मैं आश्चर्य से पलकें झपकाता हुआ बोला। मैंने तो सोचा था कि तुम न्यूयॉर्क यात्रा की बात सुनकर फूली न समाओगी। आखिर इतने दिन तुम्हें यहाँ हो गए हैं और तुम इस शहर से बाहर नहीं गई। न्यूयॉर्क यात्रा की इच्छा तुम वर्षों पहले व्यक्त भी कर चुकी थी। तब की बात और थी, अब की बात कुछ और है। क्या? मैं चौंका। कहना क्या चाहती हो तुम? कल और आज में ऐसा क्या फर्क आ गया है जो तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलने के प्रस्ताव पर मुंह फुला बैठी? तब मेरा पासपोर्ट ठीक था, जबकि वैसा नहीं है, वह अनमने भाव से बोली। क्या? हाँ, उसमें कुछ खामियां हैं। खामियों को दुरुस्त कराने के लिए दफ्तर खुले पड़े हैं बेली डार्लिंग, मैं हैरानी से बोला। अगर तुम्हारी अनिच्छा के पीछे यही कारण हो तो तुम चिंता मत करो, मैं पासपोर्ट ठीक करवा लूंगा। बेलेरिया खामोश रही। उसने कोई जवाब न दिया। मैं भीतर ही भीतर हैरान हो रहा था कि अचानक प्राप्त संपत्ति की खबर व न्यूयॉर्क जाने की खबर पाकर वह खुश क्यों नहीं हुई, जबकि मैंने तो सोचा था कि ये खबर उसे हवा में उड़ाने के लिए काफी है। ये खबर सुनते ही उसका चेहरा खिल उठेगा। किंतु उसके चेहरे पर गहन गंभीरता की उथल पुथल विद्यमान थी, जो कि मेरी समझ के बाहर की बात थी। फिलहाल मैंने उसकी चुप्पी को उसकी मूक सहमति समझा और अमेरिका जाने की तैयारियां शुरू कर दी। 4 दिन में व्यस्त रहा। बेलेरिया के पासपोर्ट में सचमुच कुछ कमियां थीं। अपनी तैयारी करने के साथ साथ उसके पासपोर्ट की कमियों को ठीक करवाने में यह समय गुजरा था। पासपोर्ट ठीक हो गया। हम दोनों पासपोर्ट ऑफिस से बाहर निकले। सहसा
बेलेरिया ठिठक कर रुक गई। मैं हौले से चौंका। मुड़कर बेलेरिया के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर असमंजसता के साए लहरा रहे थे, ठीक ऐसे जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो किंतु कह ना पा रही हो। तुम रुक क्यों गई? मैंने कोमल सुर में पूछा। कोई अन्य समस्या भी शेष रह गई है क्या? वह सड़क के निकट पहुंचकर ठिठकी। तुम बताओ तो सही। मैं उसके बगल में आता हुआ बोला। क्या बात है? बेलेरिया ने एक दृष्टि मुझ पर डाली, तत्पश्चात तनिक परे देखती हुई बोली, मेरे विचार से अब वो समय आ गया है जब हमें हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर पर कोई भारी पत्थर मारा हो। दिल की धड़कनें कम सी हो गईं। कानों पर यकीन ही ना आया कि जो शब्द सुने हैं वे बेलेरिया के मुंह से निकले हैं। हाँ, बेलेरिया का स्वर निर्दयी था। इस वक्त जहां हम खड़े हैं यहीं से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। मैं कुछ समझा, कुछ ना समझा। हमेशा खामोश रहने व बात को उलझनपूर्ण तरीके से पेश करने की सिद्धहस्त थी वह इतनी स्पष्ट बात किस बूते पर कह गई? यह मेरे लिए महानतम आश्चर्य से कम न था। ऐसा क्यों? मैंने अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए पूछा। वो इसलिए क्योंकि मैं किसी से प्रेम करती हूं। मेरे मनोमस्तिष्क में उसके ये शब्द बम की तरह बजे। मेरी अविश्वसनीय दृष्टि बेलेरिया के चेहरे पर थिरकने लगी, इस अंदाज में जैसे मैं उसके चेहरे पर हास्य का रंग तलाश करने की चेष्टा कर रहा हूं, किंतु उसका चेहरा निर्विकार था। लाख प्रयत्न करने पर भी मैं वो रंग तलाश न कर पाया जिसके आधार पर मैं कह सकूं कि वह मजाक कर रही है। मुझे उसके कथन पर यकीन हुआ, यकीन करना ही पड़ा। बेलेरिया के चेहरे की गंभीरता मुझे यकीन करने को बाध्य कर गई थी। बेलेरिया इतनी बड़ी छुपी रुस्तम निकलेगी, मैं सोच भी न सकता था। 4 वर्ष वह मेरे साथ रही, मेरे साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, किंतु चुपके चुपके वह इस प्रकार प्यार के पिंगे भी बढ़ाती रही कि मुझे खबर तक न लग सकी। मैं उसे मूर्ख, फूहड़, न जाने क्या क्या समझता था, किंतु नहीं, वह चालाक लोमड़ी निकली थी। उसने साबित कर दिया था कि वह बिल्ली की तरह अपने शिकार पर झपट पड़ने के साथ साथ लोमड़ी के से तेज दिमाग का इस्तेमाल भी करना जानती है। यह सोचते ही बेलेरिया ने मेरी पीठ पर वार किया है, मुझे धोखा दिया है। मेरे क्रोध का ठिकाना न रहा। मेरी वही दशा थी जो इस परिस्थिति में फंसे प्रत्येक व्यक्ति की हुआ करती थी। पत्नी की बेवफाई से मेरे शरीर की नसों में क्रोध का तनाव उत्पन्न करती चली गई थी, जो कि स्वाभाविक था। कहीं मैं गुस्सा सहन न करने पाने की स्थिति में असभ्य गवारों की तरह बेलेरिया को पीटना प्रारंभ न कर दूं। मैंने निकट से गुजरती हुई एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी रुकी। मैंने बेलेरिया को पीछे सीट पर धकेला और स्वयं बैठ गया। मेरा इशारा पाकर टैक्सी फर्राटे भरने लगी। काफी देर की खामोशी के बाद मैंने मन में उफनते गुस्से पर काबू पाने की चेष्टा करते हुए बेलेरिया की ओर देखा। वह खिड़की से बाहर देख रही थी, इस अंदाज में जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे दिल में गुस्से की एक तेज लहर उठी, किंतु मैंने स्वयं को संयमित रखा। कौन है वह? मैंने दबे स्वर में पूछा। क्या नाम है उसका? मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने कई बार महसूस किया कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। तुम महीने महीने भर मुझे प्यार न करते थे। ऐसे में मैं कब तक सब्र करती? सब तुम्हारी लापरवाही का परिणाम है। ऐसे में मेरा किसी और की आकर्षित हो जाना स्वाभाविक था। मैंने उसका नाम पूछा है। मैंने क्रोध से लगभग किलकिलाते हुए पूछा था। ना चाहते हुए भी मेरा स्वर तेज हो गया था। बेलेरिया हौले से चौंकी, मेरी ओर देखा, इस मुद्रा में जैसे मुझे क्रोध में देखकर उसे आश्चर्य हुआ हो। चंद पलों तक वह उसी तरह बैठी रही। तत्पश्चात उसने दाएं हाथ की तर्जनी से टैक्सी चालक की ओर इशारा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ ना समझ सका था। मतलब ये कि बैली का प्रेमी मैं हूं। टैक्सी चालक मुस्कुराते हुए बोला। ओ, मैं स्तंभित रह गया। बेलेरिया खिड़की से बाहर देखने लगी थी। उस औरत के चरित्र का रहस्य उद्घाटन मेरे समक्ष इतने विस्फोटक तरीके से होगा, मैं कल्पना भी न कर सकता था। यह स्पष्ट होते ही कि उसका प्रेमी टैक्सी ड्राइवर है, मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया।
बेलेरिया द्वारा किया गया रहस्य उद्घाटन उनकी मिली भगत का परिणाम था। कब उसे अपने प्रेम की घोषणा करनी है और कब हीरो ड्राइवर को टैक्सी समेत प्रकट होना है, ये उनका पूर्व नियोजित प्रोग्राम था। बेलेरिया ने अपने प्रेमी की उपस्थिति कदाचित इसीलिए आवश्यक समझी थी कि जिससे कि क्रोध में आकर कोई अप्रिय कदम मैं न उठा बैठूं। उस स्थिति में हीरो महाशय मुझसे कैसा सलूक करते स्पष्ट था। तभी टैक्सी रुकी। मैंने चौंक कर देखा। टैक्सी एक कैफे के बाहर खड़ी थी। आइए। प्रेमी महोदय ने मेरी ओर का दरवाजा खोलते हुए शब्दों का शहर टपकाया था। उसके अंदाज में शालीनता के साथ साथ वो आत्मीयता भी थी जो कि दो गहरे मित्रों में पाई जाती है। मैं अनमना सा नीचे उतरा। सच्चाई पूर्ण रूपेण उजागर हो जाने के कारण मेरा आश्चर्य समाप्त हो चुका था। मेरे मन में स्वयं के प्रति खोज का भाव था। बेलेरिया इतने गहरे पानी में गोते लगाती रही और मुझे हवा तक न लग सकी। बेलेरिया पर पुरुष के प्रेम की बात जिस सहजता से मेरे सामने उजागर कर गई थी, इस पर मुझे आश्चर्य था। साथ ही औरत के एक नए चरित्र के दीदार भी मुझे हुए थे। हम भीतर की ओर बढ़े। बेलेरिया ने बातों बातों में मुझे बताया कि प्रेमी महाशय कुछ साल पूर्व रूस की थल सेना में कर्नल के पद पर थे। तत्पश्चात बेलेरिया मुझसे बातें करने का ड्रामा करती रही। मैं अपने सनसनाते अस्तित्व पर काबू पाने का प्रयास करते हुए उसकी नाटकीय बातों को किसी प्रकार सहन किए जा रहा था। मैं हारे हुए जुआरी की तरह एक खाली चेयर की ओर बढ़ा। वे दोनों भी मेरे निकट ही बैठ गए। मैंने डबल विस्की का ऑर्डर दिया। उन दोनों ने भी अपने ऑर्डर की वस्तु मंगा ली। मैंने विस्की के 2-3 बड़े घूंट भरे। तत्पश्चात बेलेरिया की ओर घूमा। वह अपने प्रेमी के साथ बातों में मशगूल थी। मेरे भीतर क्रोध की चिंगारी पुनः चिलचिलाई। बेलेरिया की ये बेशर्मी मुझे भीतर तक सुलगाती चली गई थी। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरे यहां से अपना सामान पैक कर लेना चाहिए, मैं कुड़कर बोला। कर्नल हौले से मुस्कुराया। बेलेरिया ने स्तंभित अंदाज में मेरी ओर देखा। जो टैक्सी हमें लेकर यहाँ आई है उसे आपके घर तक पहुंचने का माध्यम बनाया जाए तो कैसा रहे? कर्नल ने सुझाव दिया। मुझे क्या एतराज हो सकता था? मैंने लापरवाही से कंधे उचका दिए। बेलेरिया का मेरे घर से संबंध मात्र सामान पैक करने तक का था। उसके बाद वह जहन्नुम में जाए, मुझे क्या लेना था? वे दोनों प्रसन्न मुद्रा में उठे। मेरा मन भारी था। वह खुश थी। वह जो चाहती थी उसे हासिल हो गया था। मैं एक परास्त योद्धा था। हम तीनों उसी टैक्सी में फ्लैट तक पहुंचे। इस मध्य हमारे बीच कोई बातचीत न हुई। सारे मामले तय हो चुके थे, इसलिए वार्ता का कोई विषय ही न बचा था। सभी अपनी अपनी सोचों में गुम थे। घर पहुंचने पर बेलेरिया सामान पैक करने लगी। मैं शांत भाव से अपनी बर्बादी का नजारा देख रहा था। जब तक बेलेरिया मेरे जीवन में थी तब तक मुझे उसके प्रति इतना लगाव कभी महसूस नहीं हुआ था, किंतु आज जब वह मुझे सदा सदा के लिए बिछड़ रही थी तो मुझे अजीब सी टूटन का एहसास हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरे नियमित जीवन की धुरी खो रही हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अचानक मैं बेलेरिया के प्रति लगाव कैसे महसूस करने लगा। तो इस संबंध में मैं इतना ही कहूंगा कि ये सच है। बेलेरिया का यूं ठोकर मार कर जाना मुझे तड़पा रहा था। जब कोई चीज किसी के पास होती है तो उसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता, किंतु जब वही वस्तु खोने लगती है तब उसके लगाव का सच्चा ज्ञान होता है। आसक्ति शायद इसी का नाम है। मेरे मन में उमड़ रहा क्रोध व खीज के भाव स्पष्ट घोषणा कर रहे थे कि मैं बेलेरिया के साथ किसी न किसी तल पर जरूर जुड़ा हुआ था। इस वक्त अगर मेरे पास रिवॉल्वर होता तो शायद मैं बेलेरिया के साथ साथ उस कर्नल के बच्चे को भी जिंदा न छोड़ता। किंतु अफसोस कि मेरे पास कॉलेज में पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग तो थी, किंतु पिस्टल न थी। मैं जब सोफे पर बैठा था, बेलेरिया सामान लगभग पैक कर चुकी थी। इस समय मेरी और उसकी पीठ थी। सहसा वह सूटकेस उठाने के लिए नीचे झुकी। मेरी इच्छा हुई कि मैं उठकर पांव की जबरदस्त ठोकर उसके भारी भरकम कूल्हे पर जमाऊं, वो भी इस अंदाज में कि उसके 2-4 दांत उसके साथ छोड़ जाएं, किंतु मैं ऐसा न कर सका। कर्नल प्रेमी जिंदा भूत की मानिंद प्रकट हो गया था। वह मुझसे ताकतवर था, फौजी था। हाथ पांव चलाने के साथ साथ हथियार चलाने के अवसर भी उसे प्राप्त हुए थे, जबकि मैं अनाड़ी ही था। इस स्थिति में बिना हथियार उससे उलझना
हॉस्पिटल में एडमिट होने हेतु आमंत्रण पत्र हासिल करने के समान था। मुझे अपनी इच्छा पर अंकुश लगाना पड़ा। मैं सोफे पर बैठा अपनी उद्विग्नता को पीता रहा। मेरा पूरा प्रयास स्वयं को सामान्य दर्शाना था। मैं बेलेरिया को दिखा देना चाहता था कि उसके जाने से मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है। तभी दरवाजा बंद होने का स्वर उभरा। अपने आप में गुम हुआ मैं हिला तो मालूम हुआ बेलेरिया कर्नल के साथ जा चुकी है। मेरी दृष्टि हथियार की तलाश में घूमी, किंतु मुझे ऐसी कोई वस्तु नजर न आई जो कर्नल के सिर व बेलेरिया का गर्दन पर भारी पड़ती। तभी टैक्सी के इंजन की गुर्राहट हुई। मैं चौंक पड़ा। उठकर खिड़की तक पहुंचा तो कर्नल व बेलेरिया को लिए टैक्सी गेट से निकल रही थी। मैं अभी कुछ सोच भी ना पाया था कि टैक्सी झटके से गेट पार कर गई। उसका रुख सड़क की ओर था। मैं सूनी सूनी आंखों से टैक्सी का टेल लाइट को घूरता ही रह गया। शने शने इंजन की आवाज डूब गई और वहां एक पहना सन्नाटा छा गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर से भी पहना सन्नाटा मेरे भीतर गहरे अपने पांव पसारता जा रहा है।